हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज यूपी टेट मैथ प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आप सभी भाई ध्यान से एक प्रश्नों को करते चलिएगा, ठीक है। जैसे देखिएगा पहला प्रश्न बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु दिए गए हैं DEF और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, हमें ये बताना है, ठीक है। देखिएगा ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, पहले एक समझ लीजिएगा, एक रूल समझ लीजिएगा। जैसे आपको पता है ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। जैसे ये हमारा एक क्या है, त्रिभुज है, जिसके नाम क्या दिया गया, A, B और C, ठीक है। और इनके मध्य बिंदु को दिए गए, इनके मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु क्या होगा, F। AB का मध्य बिंदु क्या दिया गया, F दिया गया। और AC का मध्य बिंदु हमें क्या दिया गया, E दिया गया, ठीक है। ये हमारे क्या है, मध्य बिंदु। और आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज में यदि उनके मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, किसी भी त्रिभुज में यदि उनके मध्य बिंदुओं को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो बनने वाली जो लाइन होगी वो तीसरे लाइन की जस्ट क्या होती है, समांतर होती है। तीसरे लाइन की जस्ट क्या होगी, समांतर होती है। और साथ ही साथ इस वाले का क्या होता है, आधा होता है। BC का जस्ट FE क्या होगा, आधा होगा। जैसे ही FE बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं, FE बराबर हो जाएगा BC का क्या होता है, आधा होगा। FE क्या हो जाएगा, BC का क्या हो जाएगा भैया, आधा हो जाएगा। समझ गए होंगे। जैसे समझ लीजिएगा, अगर मान लेते हैं ये साइड नीचे वाला BC 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 होगा। अगर ये 4 है तो वो 2 होगा, आधा हो जाएंगे। ऐसे इस रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिएगा जैसे हम मान लेते हैं पूरा यहाँ से समझिए, ये मान लेते हैं पूरा टोटल ये यहाँ से यहाँ तक BC कितना है, 2 है। अगर ये BC 2 है तो FE कितना होगा मेरे भाई, 1 होगा। जैसे हमने बताया यहाँ पर BC 2 है तो FE कितना होगा, 1। इस रूल से तो ये वाली साइड हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, तीसरी साइड हम बना देते हैं आपके लिए दूसरे कलर से। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से ये यहाँ तक AB पूरी साइड कितनी है, 2 है। तो इसके जस्ट सामने ये वाली लाइन है तो ये कितना हो जाएगा भैया, 1 होगा। समझ गए। ऐसे देखिएगा AC को यहाँ पर देखिएगा, दूसरे कलर से इसको दिखा देते हैं। AC मान लीजिए ये हमारे पास कितना है, 2 है। तो जस्ट इसके जस्ट सामने ये क्या होगा, 1 होगा। ऐसे BC 2 था तो FE क्या होगा, 1। ऐसे AB 2 है तो ED क्या होगा, 1 होगा। अगर AC 2 है तो सॉरी यहाँ पर, हाँ देखिए, अरे AC क्या है हमारे पास, 2 है तो FD कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमने बताया इस रूल से, समझ गए होंगे। अब आइए सवाल पे। अब हमको सारे साइड पता हो गए, ठीक है। बट एक त्रिभुज कुछ इस टाइप से बन गया, जैसे यहाँ पर हम बना देते हैं। इस वाले रूल को आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ना समझ में आए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा इधर बना देते हैं, लेकिन दिक्कत होगा भाई, यहीं पे बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा इसको, देखिएगा ये त्रिभुज थे AB और C, ठीक है। ये हमारे त्रिभुज थे, इनके मध्य बिंदु को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, मिलाया FE और D हमारे हो गए, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा भैया, ये पूरी साइड कितनी थी, 2 थी, तो ये 1 हो गया। कहीं ना कहीं ये बड़े वाले जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है इसके साइडें कितनी है, 2 2 2 है। और छोटे वाले त्रिभुज के साइड कितने होंगे, 1 1 1 है। कहीं ना कहीं ये सारे हमारे क्या है, समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। बड़े वाले की साइड 2 2 और छोटे वाले की साइड 1 1 है भाई, ठीक है। अब बड़े वाले का अगर हम त्रिभुज निकालें तो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है भैया, बड़े वाले का अगर हम निकाल दे एरिया, बड़े वाले का हम क्या निकाल लेते हैं, चलिए यहाँ समझ जाइएगा कि बड़े वाले का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, √3/4 A²। और यहाँ पर देखा जाए तो बड़े वाले का एरिया कितना है, साइड कितनी है, 2, साइड का स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं 2 × 2 लिखेंगे। कुछ कैंसिल हो रहा है, इसको काट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े वाला जो एरिया आया, बड़े वाले त्रिभुज का एरिया कितना आ गया, √3। अब यहीं से हम निकाल लेते हैं क्या, छोटे वाले का एरिया निकाल लेते हैं। इसका हम निकाल लेते हैं, छोटे वाले का एरिया निकालते हैं। इसका निकालेंगे तो इसको भी रखेंगे किस वाले फार्मूले पे, √3/4 A²। और साइड हमारे पास कितनी है, छोटे वाले की 1 1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 × 1। कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा √3/4। कहीं ना कहीं छोटे वाले का जो एरिया है कितना आया, √3/4। बड़े वाले का एरिया कितना आ गया, √3। अब देखिएगा जो बड़े वाले का एरिया है वो छोटे वाले बड़े वाले का जो एरिया है वो छोटे वाले का कितना गुना है। आप बोलोगे सर 1/4 है, कितना है, 1/4। आप बोल सकते हैं जो छोटा वाला है बड़े वाले का क्या होगा, 1/4 होगा। अब ऑप्शन में देखिएगा कहाँ पे है, बड़े वाले का 1/4
होगा क्या, छोटा वाला। तो देखते हैं 1/4 होगा। हाँ देखिएगा ऑप्शन डी हमारा क्या होगा भाई, सही होगा। देखिएगा त्रिभुज एबीसी, बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 करेंगे तो क्या आएगा, छोटा वाला एरिया। ऐसे ये देखिएगा बड़े वाले का एरिया क्या था, √3 था, और उसका 1/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, छोटा वाले एरिया। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या होगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या भाई, सही होगा। आप ऐसे भी याद रखिएगा त्रिभुज को अगर 4 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो बीच वाला जो एरिया आएगा वो पूरे वाले का क्या होगा, 1/4 होता है। समझ गए होंगे, हमने सॉल्व भी कर आपको दिखा दिया। ठीक है, अगला करिएगा। कह रहे यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य दिया गया ए, ज्यामितीय माध्य दी गई है जी, हरात्मक माध्य दिया गया एच, तो हमें वैल्यू बतानी है। एक चीज याद रखिएगा, समांतर माध्य क्या होती है, ज्यामितीय माध्य हरात्मक माध्य से क्या होती है, सबसे बड़ा होता है, और हरात्मक माध्य क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो देखते हैं हरात्मक माध्य सबसे छोटा कहां पर है, इसमें तो बड़ा है, इसमें हरात्मक मान क्या है, बड़ा है, ये तो होगा नहीं। सबसे छोटा हरात्मक माध्य होता है, ये भी होगा नहीं। इन दोनों में आते हैं, तो इन दोनों में हरात्मक माध्य क्या है, सबसे छोटा है, और समांतर माध्य सबसे बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। देखिएगा क्रम याद रखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रम क्या होता है, समांतर माध्य क्या है, ए दिया है। जो समांतर माध्य होता है वो क्या होता है, गुणोत्तर माध्य से हम क्या होता है, बड़ा होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, बराबर होता है। गुणोत्तर माध्य जो होता है वो हरात्मक मान से क्या होता है, बड़ा होता है, और जस्ट क्या होता है, बराबर होता है। या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ऐसे गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य का क्या होगा, या तो बड़ा होगा या फिर क्या होगा, बराबर होगा। तो कहीं ना कहीं ए इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन एच, और क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है भाई, सही होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन दे रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर दिया गया क्या, 5, गुणनफल दिया गया है 36, तो उनके व्युत्क्रमों का क्या बताना है, हमें अंतर बताना है। ठीक है, देखते हैं। मान लेते दो संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, मान लेते पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, एक सेकेंड भाई, पहली संख्या और क्या दे दी गई हमें, दूसरी संख्या। कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, कह रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया, 5 दिया गया। सॉरी भाई 5 नहीं, अंतर दिया गया 5 है। एक सेकेंड रुक जाइएगा, देखिएगा। दो संख्याएं थी, मान लेते x और y, और उनका क्या दिया गया हमें, अंतर दिया गया। दो संख्याओं का अंतर कितना दिया गया, 5 दे दिया गया। गुणनफल कितना दिया गया भैया, गुणनफल दिया गया हमें कितना, 36 दिया गया। तो कह रहे हैं उनके व्युत्क्रम का अंतर। तो पहली संख्या x थी, उसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x, और y का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, 1/y। तो कहीं ना कहीं व्युत्क्रम क्या आ जाएगा, 1/y माइनस 1/x। ठीक है, और उनके व्युत्क्रम का क्या बताना था, अंतर बताना। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा xy, और ये हो जाएगा x माइनस y हो जाएगा। और x माइनस y की वैल्यू कितनी दी गई है, 5, और x/y की वैल्यू कितनी दी गई है भैया, 36। तो कहीं ना कहीं कितना आएगा, 5/36। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, 5/36 होगा भाई। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन करिएगा। कह रहा 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। ये तो आपको सबको पता है कि 20वीं सदी के सबसे प्रतिभावान मैथमेटिशियन कौन थे, श्री रामानुजन थे। आपको सबको पता है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिएगा। कह रहा है किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया गया कितना, 660 मीटर स्क्वायर है, तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसके छत का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है भाई, देखिएगा। कह रहा है किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एरिया निकालने का, चारों दीवारों का निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाप। पहले क्या करते हैं, चारों दीवारों का परिमाप पता कर लेते हैं, फिर उसमें हम किससे गुणा कर देते हैं, ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के, परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2x + y इंटू हाइट से क्या करना है, गुणा करना है। अब ध्यान दे दीजिएगा एक चीज, इधर बना देते हैं। यहाँ पे कुछ इस टाइप से क्या था, 4 दीवारें थी, बना देते हैं भाई। कह रहे जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो भी है, कह रहे लंबाई जो थी ना, चौड़ाई की क्या है, दोगुनी। अगर मान लेते हैं ये x है, इसको तो x यहाँ पर भी माना गया, यहाँ पे कुछ दूसरा मान लेते हैं। क्या मान लें, x माना गया यहाँ पे,
कुछ भी मान सकते हो भाई, ले लेते हैं, क्या ले लें, L इंटू बी कर ले आप, ठीक है, L इंटू बी कर लो, ठीक है भाई, जिससे समझ में आएगा। मान लेते L है, जो चौड़ाई थी L थी, तो लंबाई क्या हो जाएगी 2L होगी भाई। कह रहा है कि जो चौड़ाई थी, लंबाई, जो चौड़ाई है ना, देखिएगा पढ़िएगा, लंबाई जो है ना चौड़ाई की क्या है, दोगुनी है, तो L है, तो ये लंबाई कितना होगा 2L होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यू ले जाके हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। 2x लंबाई कितना हमने माना है 2L, चौड़ाई हमने कितनी मानी है L, और हाइट कितनी दी गई है 11, ठीक है, बराबर किसके चल रहा है, एरिया कितना दिया गया भैया 660। सॉल्व करिएगा, कुछ हो रहा है सॉल्व, कट पिट करिएगा, कर लेते हैं, 11 सही कट कर देते, तो यह हो जाएगा 11 6 का 66, ये हो जाएगा 60, फिर कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 30। तो कहीं ना कहीं, और ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3L, तो 3L बराबर कितना हो जाएगा 30 के, तो L बराबर कितना होगा भैया, कैंसिल, तो L बराबर कितना आ जाएगा 10। L बराबर कितना आ चुका है हमारे पास 10 आ चुका है। हमसे पूछा है क्या, छत का क्षेत्रफल। छत भी क्या होता है, एक आयत होता है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो कहीं ना कहीं छत का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। यहाँ पर देखिएगा लेंथ, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, एल का मान कितना आया था 10, 10 रखेंगे तो 10 दूना के 20, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 20, लंबाई कितनी हो जाएगी भैया 20 हो जाएगी। और चौड़ाई कितना रहा होगा 10, क्योंकि एल का मान कितना है 10 ही है, बस रख लेते हैं। लंबाई कितनी आ चुकी है 20, तो वैल्यू हम यहाँ पे रखे देंगे 20। चौड़ाई कितना आ चुका है हमारे पास 10, और 20 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो कहीं ना कहीं 200 मीटर स्क्वायर छत का एरिया कितना रहा होगा 200 मीटर स्क्वायर रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा एल क्या आ चुका है 10, तो हम यहाँ से लंबाई पता कर लेते हैं, तो एल की जगह 10 रखेंगे, 10 दूना के 20, तो लंबाई 20 रही होगी, चौड़ाई कितना रहा होगा 10। एरिया निकालने का फार्मूला आप जानते हो, छत एल इंटू बी कर देंगे, क्योंकि जो छत होता है, छत किस टाइप का होता है, रेक्टेंगल के शेप का होता है, और रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है यदि 10 पे पावर 3x बराबर दिया गया है किसके 125 के, तो कह रहा है 10 पे पावर -2x का मान क्या होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 10 पे पावर क्या दिया गया, यहाँ पर देखिए 10 पे पावर 3x है ना, इसको हम किस रूप पे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 10 पे पावर 3x दिया गया, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 5 पे क्यों कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं क्या भाई 10 पे पावर लिख सकते हैं x पर पावर 3 लिख सकते हैं। एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा दिक्कत हो गया भैया, कोई बात नहीं, देखिएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रब कर देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 सेकेंड नहीं यार भाई दिमाग, चलिएगा इसको हम लिख सकते हैं 10 पे पावर x पे पूरे पावर 3 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं क्या बराबर 5 पे पावर क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 का जस्ट क्या होगा क्यूब होगा ना, इसको सही लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा जस्ट 5 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पे पावर x बराबर कितना आ जाएगा, ये जाएगा 10 पे पावर x बराबर किसके 5 के आ जाएगा, ठीक है। कुछ और देखिएगा, हमें करना है क्या 10 पे पावर -2x को सॉल्व करना है, क्वेश्चन में दिया गया क्या 10 पे पावर -2x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 पे पावर x, इसको हम लिख सकते हैं 10 पे पावर x, फिर पूरे पे पावर क्या -2 कर सकते हैं, और 10 पे पावर x की वैल्यू कितनी आ चुकी है भैया 5, तो ये हो जाएगा 5 का इनवर्स 5 पे पावर -2, और 5 पे पावर -2 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये अभी फिलहाल ऊपर है तो माइनस में, नीचे लाएंगे तो क्या होगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 1/5 का क्या स्क्वायर, और 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/25। तो आंसर का क्या आ गया हमारे पास 1/25, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा सही होगा। समझिएगा 10 पे पावर 3x है तो हम इसको लिख सकते हैं ना 10 पे पावर x फिर पूरे पे पावर 3, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पे पावर 3x हो जाएगा, बराबर 125 किसका क्यूब है 5 का क्यूब होगा। जब हमने कंपेयर किया तो 10 पे पावर x बराबर किसके आ गया 5 के। वैसे इस वाले क्वेश्चन में जो दिया था 10 पे पावर -2x, हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 10 पे पावर x पर पूरे पे पावर क्या -2, और 10 पे पावर x की वैल्यू क्या दी गई है 5, तो हम यहाँ पे ले जाकर रख देते हैं 5, तो ये हो जाएगा 5
पर पावर -2, ये माइनस में हम इसको प्लस में करेंगे तो क्या होगा, 1/5 का स्क्वायर कर देंगे, और 1/5 का स्क्वायर किसका होता है, 1/25। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आ चुका है, सही होगा। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अगला देखिएगा, कह रहा है 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या होता है, 167 तथा शेषफल क्या होता है, 43 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या होगा हमें ये बताना है। ठीक है, देखिएगा 16,075 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है, किस में भाग दिया जाता है, 16,075 में। ठीक है, किसी संख्या से भाग देते हैं, तो मान लेते हैं वो संख्या x है जिससे हम भाग देते हैं। भाग देने पर भागफल कितना मिला, 167। भागफल क्या हमें मिला, 167, और शेषफल क्या आ चुका है हमारे पास, 43 आ चुका है। शेषफल हमारे पास क्या मिला, 43 मिला। तो कह रहे भाजक क्या रहा होगा, हमें ये पता करना। ठीक है, आपको पता होगा, सॉल्व भी किए होंगे, बचपनों में किए होंगे। करते क्या थे, x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, भागफल में, और फिर क्या कर देते हैं, इस वाले का क्या कर देते हैं, संख्या किससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते, और फिर शेषफल को क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। तो हमें क्या पता चलता था, संख्या पता हो जाती थी। बस ऐसे इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो संख्या कितनी है हमारे पास, 16,075, जो कि किसके बराबर हो चुकी, 167 इंटू एक्स प्लस कितना, 43 के क्या होगी, बराबर होगी। सॉल्व करिएगा तो इस 43 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 3 में से 5 जाए तो क्या आ जाएगा 2, और 7 से 4 चला जाए तो 3। तो कहीं ना कहीं 16,000 कितना आ चुका है, 72, बराबर किसके होगा, 167 एक्स के। तो एक्स बराबर कितना होगा हमें ये मालूम करना है भाई। ठीक है, देखिए कट रहा है। ऑप्शन से देखें तो ये कि 167 में अगर 100 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 16,700 होगा। ठीक है, और जस्ट किसके नियर अबाउट 50 तो एकदम आधा 76 के होगा, नहीं 96 के ही होगा, देखिएगा। ठीक है, ये जस्ट किसके क्या होगा, कैंसिल करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 96 ही आएगा। कैसे देखिएगा, 16,167 में अगर हम 16 से गुणा करें तो 16,700 हो जाएगा, और 16,700 के लगभग देखा जाए तो कहीं ना कहीं 96 से ही मल्टीप्लाई करना होगा भैया। अगर 96 के करीब ही तो है 16, इसलिए हमने क्या लगाया 16, इसलिए हमको पता चलेगा क्या होगा, 96 ही रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। तो कहीं ना कहीं कैंसिल भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो भी कितना होगा, 96 ही आएगा। ये इसका कितना गुना है, 96 गुना है। ठीक है, हमने ऑप्शन से देख लिया लगभग कितना था, 100 गुना के पास था, वैल्यू ज्यादा जा रही थी तो हमने थोड़ा क्या कर लिया, कम कर लिया। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए हमारा क्या था, सही था भाई। ठीक, अगला प्रश्न करिएगा, कह रहे 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्य संख्या पता करना। और आपको पता होगा भैया कि 1 से देखा अगर 50 तक देखा जाए तो कितने धन पूर्णांक होते हैं, धन अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 15 होती हैं। और 1 से लेकर अगर 100 तक देखा जाए तो कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 होती हैं। ठीक है, हमसे पूछा है कब की बात, 1 से लेकर 50, या फिर बोल सकते हैं 50 से छोटे। तो 50 से छोटे कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, सॉरी ऑप्शन नंबर 16 नहीं भैया, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 होती है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला करिएगा, कह रहे दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग दिया गया कितना, 71। तो वे संख्या क्या रही होगी, हमें ये बताना है भाई। ठीक है, कह रहे आप दो संख्याओं में, मान लेते हैं 2 संख्याएं x और y। ठीक है, कह रहे 2 संख्या में बड़ी संख्या का 2 गुना, तो बड़ी संख्या का 2 गुना कर लेते हैं, छोटी संख्या का 5 गुना। ठीक है, 3 ज्यादा है तो कहीं ना कहीं इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। बड़ी संख्या का 2 गुना करने पर और छोटी संख्या का 5 गुना करने पर इनके बीच का गैप कितना होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। आते हैं ऑप्शन पे से कर लेते हैं डायरेक्ट भाई। ठीक है, कर ले ऑप्शन से। 14 का अगर 2 गुना करें, इसको देखिएगा 14 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 28, और 5 का 5 गुना करेंगे तो कितना होगा 25, और इनका बीच का अंतर भी कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है भाई, सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन कोई दूसरा भी देख सकते हैं, अगर 11 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 22, और 9 का 5 गुना करें तो कितना होगा 45, इनके बीच का अंतर नहीं आ रहा 3। इसको देखिएगा 17 का 2 गुना करेंगे तो 34, और 1 का 5 गुना करना है ना भाई, 5 गुना, और अंतर क्या है 3 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है। ये भी हमारा होगा नहीं। तो ऑप्शन 6 कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा भाई। ठीक है, अगला करिएगा, कह रहे एक वर्ग का क्षेत्रफल
जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, उस आयत के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है, और आयत की लंबाई दी गई है 16 मीटर और चौड़ाई हमसे पूछी है। ठीक है, कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो एरिया है ना, वर्ग का एरिया जो है वो किसके बराबर है, आयत का एरिया जस्ट क्या है भाई, बराबर है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, वर्ग का एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। भैया वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है भाई। ठीक है, साइड कितनी दी गई, 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा भाई, 64। लेंथ दी गई है कितनी, 16, हमें चौड़ाई बतानी है, कट कर दो अब भाई यहाँ से, 16 चौका 64। तो कहीं ना कहीं बी का मान कितना आ चुका है, 4। तो कहीं ना कहीं चौड़ाई कितनी रही होगी, 4 सेंटीमीटर रही होगी। चौड़ाई कितना रहा होगा भाई, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला करिएगा, कर a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 7 दिया गया है। ठीक है, तो कर a प्लस b प्लस c बटा में c का मान क्या होगा। इसको कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे इसको आप मान लो, इन सबके बराबर क्या मान लो आप, k, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3k, b बराबर 4k, c बराबर क्या होगा 7k। सबको जोड़ेंगे तो 14k, बटा में करेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी 7k, k से k काटेंगे तो भी आ जाएगा, या आप ऐसे ही डायरेक्ट कर लो। a की वैल्यू अब जस्ट क्या रखो 3, b की वैल्यू क्या रखो 4 और c की वैल्यू क्या रखो 7। हमको वैल्यू किसकी बतानी है, a प्लस b प्लस c बटा में किसका मान बताना था, c का। a का मान कितना दिया गया है 3, b का मान कितना है 4, c की वैल्यू कितनी हो गई 7, और बटा में क्या कर लो भाई 7। सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14, और 14 बटा में 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2 आएगा। तो कहीं ना कहीं उत्तर क्या निकल कर आया हमारे पास 2। कहाँ पे है 2, ऑप्शन ए में हमारा क्या है 2 है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। अगला देखिएगा, कह रहा है यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। हम काउंट कर लेते हैं, सिंपल सा रूल। चलिए देखिए, 5 जनवरी से लेके 3 मार्च 1992 तक का दिन काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं 5, इसको देखिएगा 5 जनवरी 1991। ठीक है, 5 जनवरी से अगर हम काउंट कर ले 5, इसको आप देखिए 5 जनवरी यहाँ तक देखो आप भाई, 5 जनवरी से 5 जनवरी 1992 तक देखा जाए तो कुल कितने दिन हो जाएंगे आप बताओ। इसको देखिएगा कुल कितने दिन निकल कर आएंगे 365। भैया एक साल में ऐसे भी देखा जाए तो कुल कितने दिन होते हैं 365 दिन। 5 जनवरी से अगर देखा जाए तो पूरे जनवरी माह को ही काउंट करो, तो 5 जनवरी है तो कहीं ना कहीं 31 जनवरी तक देखा जाए तो कुल कितने दिन हो जाएंगे 31 जनवरी 1992 ना, ये 1992 भाई, इसको देखिएगा ये 95 नहीं है, ये पे क्या है 92। ठीक है, तो 31, तो 5 से 31 तक चला जाए तो कहीं ना कहीं इनके बीच का अंतर कितना होगा 26 दिन। ये बचे, हमें जाना है कहाँ तक 3 मार्च तक, तो 3 मार्च तक चले तो 31 तक तो जा ही चुके, तो 3 दिन एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, फरवरी भी तो आएगा ना भाई। देखिएगा फरवरी माह में देखिएगा, अब इसको देखिएगा फरवरी पूरा देखिएगा, इसको कर भाई दूसरे कलर से, हाँ देखिएगा फरवरी कितने दिन का होता है आप बताओ। लीप ईयर है या साधारण वर्ष है, आप देखिएगा कब हम कहाँ पे एंट्री चुके हैं 1991। देखिएगा 5 जनवरी 1991 से अब हम एंट्री कर चुके हैं कहाँ 92 में, और 92 में देखिएगा एक ऐसा वर्ष है साधारण वर्ष है या लीप ईयर है, लीप ईयर है ना। और लीप ईयर में फरवरी माह में कितने दिन होते हैं 29 दिन होते हैं। फरवरी माह में कुल कितने दिन होते हैं 29 दिन होते हैं, तो कहीं ना कहीं 29 दिन ये हमारा फरवरी माह का हो जाएगा। और जाना है कहाँ तक 3 मार्च तक, तो 3 मार्च में 3 दिन वो काउंट कर लेते हैं। तो टोटल देखा जाए तो कितना दिन निकल कर आया 365 प्लस 26 प्लस 29 प्लस 3, सबको हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। दिन कौन कौन सा आ गया मेरे पास, इधर हम लिख देते हैं भाई, हमारे पास दिन कौन कौन से आ चुके हैं 365 दिन वो बचा, 26 दिन बचा, ये हो जाएगा फरवरी का 29 दिन, और मार्च के कितने दिन 3 दिन। सबको ऐड कर लो भाई, कितने दिन हो जाएंगे 6 5 11 9 20 और 3 23 को 3 कैरी हो जाएगा 2, और 10 2 12 को 2 कैरी 1 3 और 1 4। तो कहीं ना कहीं 5 जनवरी 1991 से लेके 3 मार्च तक देखा जाए तो कुल कितने दिन आ चुके हैं हमारे पास 423 दिन। कितने दिन निकल कर आ गए 423 दिन निकल कर आ चुके हैं। और आपको पता है कि दिन कितने दिन पे रिपीट होते हैं 7-7 दिन पे, तो 7 से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो 7 छक्का 42, तो कहीं नहीं 60 बार भाग जाएगा, 60 बार भाग जाएगा। और शेष कितना बचेगा हमारे पास 3 दिन क्या बचा हमारे पास एक्स्ट्रा बचा। शेष हमारे पास कितना बचा भैया 3 दिन क्या बचा एक्स्ट्रा।
तो 3 दिन जोड़ देते हैं शनिवार में, सॉरी शनिवार में अगर 3 दिन जोड़ा तो कौन सा दिन आएगा? फरवरी, सॉरी शनिवार में रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो कहीं ना कहीं वो दिन कौन सा रहा होगा? मंगलवार रहा होगा। वो दिन कौन सा रहा होगा भाई? मंगलवार रहे होंगे। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, ये आपको पता होगा 5 जनवरी में, ये सिंपल सा रूल, आप ऐसे ही कर लेना भाई। ठीक है, कई सारे रूल होंगे, ज्यादा पढ़ सकते थे लेकिन टाइम नुकसान होगा आपका। चलिएगा देखिएगा अगला सवाल कह रहा है सरलीकरण का सवाल, इसको हमें सॉल्व करना है भाई। ठीक है, देखिएगा ये सारे क्या इनवर्स में दिए गए ना, इनको हम क्या कर लेते हैं? प्लस में करते हैं। तो नीचे वाला कहाँ चला जाता है? ऊपर वाले कहाँ चले जाएंगे? नीचे। तो 1/3 का पेपर -3 है, इसका सही लिखेंगे तो क्या होगा? 3/1, 3/1 की वैल्यू 3 ही होगी, और माइनस था तो अब ये क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये माइनस था, माइनस हम कर लेते हैं, 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और वो डिवाइड में है, इसको करेंगे तो क्या होगा? 4 का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 9। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 3 का क्यूब करना है ना, सॉरी 3 का क्यूब कितना होगा भैया? 27 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 16। डिवाइड करेंगे 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 64। सॉल्व करिएगा, 27 - 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11, और ये हो जाएगा 11/64 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11/64। तो उत्तर क्या निकल कर आया? 11/64। ऑप्शन कहाँ पे है? सी तो है हमारा, 11/64। ठीक है, देखिएगा करना क्या होगा, ये इनवर्स में दिया है तो इसको हम क्या कर लेते हैं? प्लस करेंगे। प्लस में करने के लिए जो हर में था वो अंश हो जाएगा, जो अंश था वो हर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, ऐसे इसको करेंगे तो 4 का स्क्वायर, ऐसे करेंगे तो 4 का क्यूब। जो सिंबल था वो सिंबल लगा कर हमने क्या कर दिया? सिर्फ करिएगा एक त्रिभुज की रचना करना। ठीक है, और हमें बताना इसमें से क्या संभव है। आपको पता है कि त्रिभुज का निर्माण कब होता है? जब 2 छोटे साइडों का जो सम होगा वो तीसरे वाले साइड से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जब जो छोटे भुजाओं का जो योग होगा वो बड़े वाले साइड से क्या होगा? बड़ा होगा, तभी त्रिभुज का निर्माण होगा, नहीं तो त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। आते हैं, ये तो मिलीमीटर में दिया, ऐसा तो ये संभव है नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। सबसे बड़े वाली साइड कितनी गई है? 9.2, और छोटे साइडों का ऐड करें तो 8.8 होगा। ये भी बड़े वाले साइड से बड़ा होगा नहीं। इसका सम करें 3 3 6 होगा, ये इक्वल हो जाएगा, जबकि इक्वल भी नहीं होना चाहिए। इसको देखते हैं, बड़े वाला साइड कितना है हमारे पास? 6.3, और इनका ऐड करें तो इन दोनों को ऐड करें तो भाई कितना होगा? 10.5। और देखा भी जाए तो बड़े वाले साइड से इन दोनों छोटे साइडों का सम क्या है? बड़ा है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही होगा। ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि 2 छोटे साइडों का जो सम है ना वो बड़े वाले साइड से क्या है? बड़ा, और बड़ा भी होना चाहिए, तभी त्रिभुज का निर्माण होगा। अगला देखिएगा, खैर आरोही क्रम में क्या करना है? हमें व्यवस्थित करना। ठीक है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या? 3 पे पावर 1/2। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखे तो क्या लिखेंगे? 4 पे पावर लिख सकते हैं क्या? 1/3। ऐसे इसको हम लिखे तो 5 पे पावर 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, पावर को सबको सॉल्व करना है। पावर जो है इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो कहीं ना 1/2, 1/3 और 1/4 का क्या कर लेते हैं? एलसीएम कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना निकल कर आएगा? एलसीएम ये निकल कर आ जाएगा कितना? 12। सॉरी, 1/2, 1/3, 1/4 का एलसीएम नहीं लेना है, जो हर में सिर्फ उसका हमें लेना है। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 निकल कर आया। ठीक है, और 12 से फिर हम क्या करते हैं? भिन्न में दिया गया ना, इस भिन्न को हटाने के लिए 12 से सब में क्या कर देते हैं? गुणा करते हैं। तो 12 का 1/2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 पे पावर 6 निकल कर आया। ऐसे ही देखिए 12 का 1/3 में अगर हम गुणा करें तो कितना निकल कर आएगा? 4। तो ये हो जाएगा 4 पे पावर 4। ऐसे इसको करेंगे तो 5 पे पावर कितना निकल कर आएगा? 3। और 5 पे पावर 3 कितना होता है? 125 होता है। 4 का पे पावर 4 सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 256। और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 729। 729। तो कहीं ना कहीं ये कितना निकल कर आ गया? 729। हमें बताना क्या? आरोही। आरोही मतलब सबसे छोटा, और फिर छोटे से कहाँ चलना है? बड़ा। तो सबसे छोटा ये होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। कहीं ना कहीं क्या करना? उल्टा करना। तो सबसे छोटा सॉल्व किया है हमने किसको? ये होगा हमारा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ये होगा, फिर उससे बड़ा ये होगा। तो ऑप्शन देखा जाए तो कहाँ पर होगा? ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही होगा। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
ए हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का क्या है 3/2 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा हमें ये बताना। वो विक्रय मूल्य मान लेते हैं 3 है, मान लेते हैं सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास 2 है। कह रहे जो कॉस्ट प्राइस है ना वो सेलिंग प्राइस का क्या है, सॉरी सेलिंग प्राइस 2 थी, कह रहे जो कॉस्ट प्राइस है ना वो सेलिंग प्राइस का क्या है 3/2 है। कटेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 3 की चीज हमने कितने में बेच दी 2 में बेच दी, तो कितने का नुकसान 1 का नुकसान हो गया। किस पे हुआ 3% के लिए 100 से गुणा, और 100/3 को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% का क्या हो चुका है हमें नुकसान हुआ है ना। 3 की चीज हमने 2 में बेच दी तो कहीं ना कहीं हमें क्या हो चुका है हमें नुकसान हुआ। नुकसान वाला उत्तर कहाँ पे है हानि, यही होगा 33 सही 1/3% क्या हो चुका है हमें हानि हो चुकी है भाई। ठीक है, अगला देखिएगा, कर इसमें भाग देने पर 12 से शेषफल क्या होगा हमें ये बताना है। देते हैं भाग, किसमें भाग देना है 12 10 12 में, हमें किससे भाग देना था 12 से भाग देना था। ठीक है, हमें किससे भाग देना भाई 12 से भाग देना है। ठीक है, देखिएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 12 एकम 12, ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये दोनों मतलब 0 आ गए, या फिर कट कर देते हैं। 1 उतारेंगे भाग जाएगा नहीं, तो फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 अंक उतार देते हैं, फिर भी भाग नहीं जा रहा, फिर क्या करेंगे 1 0 और बढ़ाएंगे 1 अंक और उतारेंगे, तो 12 अट्ठे 96, ये आ जाएगा कितना 96, कितना आ जाएगा 5, फिर 2 उतार लेंगे तो 12 चौका 48, कितना आ जाएगा 12 चौका 48। हमें पूछा क्या था शेषफल कितना निकल कर आ गया भाई 4, हमें पूछा क्या शेषफल, तो शेषफल कितना निकल कर आ गया मेरे पास 4, शेषफल कितना आया भैया 4 आ चुका। ठीक है, भाग देना था, भाग देकर शेषफल बताना था। ठीक है, तो शेषफल कितना निकल कर आया 4 निकल कर आया। अगला देखिएगा, कह रहे हैं इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा हमें ये बताना। ठीक है, इकाई अंक का गुणा करें तो 8 का 6 में गुणा करेंगे तो क्या 48, और 48 को हम क्या लिखते हैं 8 लिख लेते हैं। इसका गुणा करेंगे 9 दूना के 18। इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक का क्या करेंगे सिर्फ इकाई अंक का ही गुणा करेंगे। जैसे 8 का 6 में गुणा करेंगे तो 48, तो 48 का इकाई अंक क्या होगा 8। 9 दूना के 12, सॉरी 9 दूना के 18, 18 में इकाई अंक क्या आ जाएगा 8, और 8 का 8 में फिर भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 64, और 64 भैया 8 का 8 में गुणा करेंगे कितना आएगा 64, और 64 में इकाई अंक क्या हमारे पास आया 4। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा सही होगा। ठीक है, हमें बताना क्या था सिर्फ इकाई अंक के बारे में। ठीक है, अगला देखिएगा, कह रहा यदि आंकड़ों का माध्य दिया गया इतना तो माध्यक क्या होगा, माध्यक ना पूछ के वो कह रहा है माध्यिका क्या होगी। माध्य निकालने का फार्मूला आप जानते हो, माध्य का मतलब क्या होता है औसत से, और औसत का फार्मूला क्या होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का क्या योग, कुल संख्याओं का योग बटा में क्या होती है कुल संख्या होता है। ठीक है, ये हमारा औसत निकालने का फार्मूला। माध्य कितना दिया गया 4.5 दिया गया। सभी संख्याओं को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 में 3 जोड़ेंगे 3, सॉरी 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 6 4 10 5 15, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 में 8 जोड़ेंगे 28, 28 में 14 जोड़ेंगे तो पहले 28 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 35, और 35 में 7 जोड़ेंगे तो भैया कितना निकल कर आया 42, और वो हो जाएगा प्लस x बटा में कह रहे कुल संख्याएं, कुल संख्याएं कितनी थी 10 हैं। ठीक है, कुल संख्याएं देखा जाए तो 10 हैं। 4.5 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, और ये हो जाएगा 42 प्लस x। तो भैया यहाँ से 45 ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, तो 45 माइनस 42 कितना निकल कर आया 3, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3, x कितना निकल कर आया हमारे पास 3, तो कहीं ना कहीं इस x के जगह क्या रहा होगा 3 रहा होगा। फिर कह रहा माध्यक मतलब माध्यिका पूछा, और माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम किस क्रम में लिख लेते हैं आरोही क्रम में। सबसे पहले हम किस क्रम में लिख लेते हैं भैया आरोही क्रम में लिख लेते हैं। हम किस क्रम में लिख लेते हैं आरोही क्रम में। ठीक है, तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा होगा हमारा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 5 कितनी बार है एक बार 3 और है भाई, एक बार 3 है और है ना, एक बार x की जगह 3 भी तो निकल कर आया था 3 फिर 4 फिर 5 कितनी बार है भाई 2 बार, 2 बार 5 हो गया। फिर क्या हमारे पास 7 कितनी बार है 2 बार, 2 बार 7 निकल कर आया। फिर क्या हमारे पास
एक बार 8 है। कुल कितनी संख्या है? 10 है। देखिएगा 4 3 7 3 10 संख्याएं हो चुकी है। हमें बताना है माध्यिका। माध्यिका का मतलब जो सबसे बीच में आई हो। तो 10 संख्याएं, तो 4 इधर से हटा देते हैं और 4 इधर से हटा देते हैं। बचा क्या बीच में हमारे पास? 4 और 5, और 4 और 5 के बीच में देखा जाए तो क्या आ जाएगा? 4.5 आएगा। 4 और 5 के बीच में क्या आएगा? 4.5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। ऐसे भी कर लेते, 4 और 5 को ऐड करेंगे कितना होगा? 9। 9 का आधा 4.5 ही होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला करें सवाल, देखिएगा। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसे जाता है? हमें ये बताना है। ठीक है, आपको पता है आर्य फिशर। विचरण का विश्लेषण विधि किसने बताया था? आर्य फिशर ने बताया था भाई। ठीक, सॉल्व कर दिया भाई। ठीक है, अगला सवाल करिएगा भाई। कह रहे यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटा दिया जाए, एक एक संख्या हटा दिया जाए दोनों छोरों से, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? हमें ये बताना। जैसे कोई नंबर दे दिया जाए भाई, जैसे देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे कुछ सीरीज दे दी जाए। बहुलक भी है ना, बीच में एक और संख्या ले लेते हैं, क्या 2 एक बार और ले लेते हैं। ठीक है, इसको फिर से लिखना पड़ेगा क्या भाई? जैसे समझिएगा, ऐसे सीरीज दी हो, जैसे मान लेते 1 2 2 2 3 4 5, ऐसे कोई सीरीज दे दी जाए आपको। ठीक है, तो कह रहा है अगर मान लीजिए कोई सीरीज दे दी गई, अगर हम इसका औसत निकालना है, जो भी निकल कर आएगा, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आएगा, ठीक है, माध्यिका जो सबसे बीचों बीच है। तो कह रहा है अगर इसके किनारे की संख्या है, जैसे ये इसको हटा दिया जाए और इसको हटा दिया जाए, तो क्या प्रभावित हो सकता है, ये हमें बताना हो। औसत तो जाहिर सी बात है, माध्य क्या होगा भैया? प्रभावित होगा। औसत क्या होगा? प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि किनारे की संख्याएं क्या कर दी गई है? हटा दी गई है। भैया औसत का फार्मूला क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। और किनारे की संख्या हटाकर फिर संख्या छोटी तो होंगी, लेकिन भाग देंगे तो उतना नंबर नहीं आएगा जितना पहले आता। तो कहीं ना कहीं औसत क्या होगा? प्रभावित होगा। बहुलक भी जाहिर सी बात है प्रभावित हो सकता है। हो सकता है 2 किनारे पर रहा हो और हम उसको हटा दें, तो बहुलक भी क्या होगा? प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो बाध्य और बहुलक तो प्रभावित होंगे। माध्यिका प्रभावित नहीं होगी। माध्यिका क्या होती है? पहले सबसे पहले क्या लगाएंगे? एक सीरीज में लगाएंगे, और सीरीज में लगाने के बाद सबसे बीच वाली संख्या देखते हैं, तो माध्यिका प्रभावित नहीं होगी। तो हमसे पूछा क्या कि कौन सा प्रभावित होगा? तो प्रभावित होगा कौन कौन सा? माध्य और बहुलक हमारा क्या होगा? प्रभावित होगा भाई। ठीक है, माध्य और बहुलक प्रभावित होता है। ठीक है, अगला देखिएगा। कह रहा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों से काट दिया जाए, तो कितने ऐसे घन होंगे जिसमें सिर्फ एक रंग लगा होगा? हमें ये बताना है। ठीक है, देखिएगा एक घन बना लेते हैं भाई। ठीक है, जिससे ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से क्या था हमारा? एक घन थे। ठीक है, ये हमारे क्या है? घन है भाई। ठीक है, ये हमारा क्या है? घन है। ठीक है, इसको कैसे कट करना? 1-1 सेंटीमीटर वाले फलकों में कट करना है, 5 भाग में कट करना है। कट कर चलिए लिख देते हैं 5 भाग। कैसे कट करेंगे? दूसरे कलर से। चलिए दूसरे कलर से लेते हैं। 1 2 3 4 और 1 5, ऐसे इसको इधर कट करें तो 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है भाई, इसको कट किया जाए तो ये हो जाएगा। इसको पहले कट कर लेते हैं ऐसे 1 2 3 4 और 5, इसको इधर मिला दे तो 1 2 3, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर देखिए 4 और 5, ऐसे इसको ऐसे काटा जाए तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा समझ जाइएगा। ये यहाँ पे क्या है? 5वां सीरीज। ठीक है, ऐसे इसको हम नीचे मिला है तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, हमसे कह रहा है कि एक घन को 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन था, जिसको हमने क्या कर दिया? 1-1 सेंटीमीटर के घनों में क्या कर लिया? हमने कट कर लिया। फिर कह रहे इसमें ऐसे कितने साइड होंगे जहाँ पे सिर्फ एक ही कलर लगा होगा? ठीक है, देखिएगा इस कॉर्नर को देखिएगा। कॉर्नर पे देखिएगा 3 फेस होंगे ना, एक ये फेस और एक बगल वाला। तो कहीं ना कहीं इस कॉर्नर पे 3 साइड से कलर होगा। इस कॉर्नर पे कितने साइड? 3 रंग लगेंगे। इस वाले कॉर्नर पे भी देखा जाए तो कितने रंग लगेंगे? 3 रंग लगेंगे। इस वाले कॉर्नर पे भी देखा जाए तो कितने रंग लगेंगे? 3। भैया एक ये हो जाएगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये साइड होगा। ऐसे इसमें देखा तो एक ये होगा, दूसरा और एक नीचे से, तो इस वाले पे भी 3। और ऐसे ही देखा जाए तो इस वाले पर भी 3 रंग लगेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं 2 रंग कहाँ पे लगेगा।
ऐसे देखा जाए, इसको देखिएगा, पहले इसी को देख लीजिएगा भैया, एक यहाँ पे रंग लगेगा और एक ऊपर, दो हो जाएगा, एक इस यहाँ पे लगेगा एक यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इस वाले लाइन पे दो दो रंग लगेंगे। हमें काट दिया जाए तो केवल एक ही फलक पर कितने रंग लगेंगे हमें ये बताना है, ठीक है। हम घन बना लेते हैं भाई, ठीक है, समझिएगा, हम घन बना लेते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से हम आपके लिए घन बना देते हैं, ठीक है भाई, जिससे क्लियर आप समझ में आए, देखिएगा, ठीक है। 5 भागों में बांटना है, ठीक है, बांटते हैं। इसको कैसे बांटेंगे, यहाँ से बांटेंगे भाई, ठीक है। ये हो जाएगा 1, यूँ कर लेते हैं 2, 3 और ये 4 और 5, ठीक है। ऐसे इधर भी बांट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है भाई। इसको बांटे तो 1, 2, 3 और 4 और 5 हो जाएगा भाई, ठीक है। इसको नीचे भी ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इसको ऐसे भी वर्टिकली भी बांटना होगा, चलिए दूसरे कलर से बांट दे कि इसी कलर से, चलिए समझिएगा, समझ जाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। दूसरे कलर से बांट देना चाहिए था भाई, मिक्स हो जाएगा ना। इसको देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हमारा रहा होगा 2, ये हमारा हो जाएगा 3, ये हमारा रहा होगा 4 और 1 5 था। इसको बांटेंगे 1, 2, 3, 4 और एक बॉक्स, ये हो जाएगा 5, ठीक है। 5 5 हो गए, 1 2 3 4 5, वैसे सारे में 5 5 खाने हो चुके हैं। ऐसे हमको बांटना था इस घन को, ठीक है। बांटने के बाद कह रहा है कौन कहाँ पे सिर्फ एक ही कलर लगेगा, हमें ये बताना है कि कौन कौन से साइड पे सिर्फ एक कलर लगेगा, ठीक है। देखिएगा, दूसरे कलर से आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इस वाले को देखिएगा, इस वाले फेस को देखिएगा, एक साइड ये कलर होगा, ठीक, और एक ऊपर से लगेगा कलर और एक पीछे से लगेगा। तो कहीं ना कहीं इस वाले में कुल कितने कलर लग जाएंगे, 3। इसको देखिएगा, इस वाले बॉक्स को एक कलर ये लगेगा सामने से, एक ऊपर से और एक इसके पीछे, तो कहीं ना कहीं इस वाले बॉक्स पे भी कितने कलर लगेंगे, 3। ऐसे इस वाले पे भी 3 कलर, और ऐसे इस वाले फेस पर भी कितने कलर लग चुके होंगे, 3 कलर लग चुके हैं। तो कॉर्नर पे कितने कितने कलर, 3 कलर बॉक्स। और देखते हैं इस वाले फेस पर, यहाँ पर देखिएगा एक फेस ये एक कलर और एक यहाँ पे 2 हो जाएंगे, ऐसे एक यहाँ पर एक 2 हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस 3 बॉक्स पे कितने कलर होंगे, 2 कलर होंगे। ऐसे इस पर देखा जाए तो सामने पीछे सामने पीछे सामने पीछे, तो इस वाले बॉक्स में भी कितने होंगे, 2 कलर। ऐसे इस वाले में भी 2 कलर और इस वाले पे भी 2 कलर लगेंगे, ठीक है भाई। अब आते हैं तीसरे बॉक्स को देखते हैं, इसको देखिएगा इस कलर से, ठीक है, इसी कलर से देखते हैं। इस पे तो सिर्फ सामने ही लगेगा, एक सामने, इस पे भी सामने ही लगेगा और इस वाले पर भी सिर्फ सामने ही लगेगा। तो हमसे पूछा है कहाँ पे सिर्फ एक कलर होगा, तो एक कलर आपको देखिएगा कहाँ पे है, सामने कितने कलर आ चुके हैं, 9। तो ये सामने वाले बॉक्स पर देखा जाए तो 9 जगह एक एक कलर लगेंगे, तो एक फलक पे 9 कलर। तो घन में टोटल फलक कितने होंगे, 6। तो एक साइड कितने कलर लग रहे हैं, 9। तो साइड एक फलक कितने होते हैं, 6। तो कहीं ना कहीं 54 ऐसे जगह रहे होंगे जहां पे सिर्फ कितने रंग लगेंगे, एक ही रंग लगेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 54। कहाँ पे भैया, ऑप्शन डी में। देखिएगा, सामने वाले फलक पे एक एक कलर लग लेते, 9 बॉक्स थे ना, 1 2 3 9 बॉक्स। सामने वाले फलक पे 9 बॉक्स पे एक कलर, तो वैसे इस वाले पे 9, इस वाले पे 9, ऐसे ही देखा जाए तो हर फलक पे 9 9। तो कितने फलक पे, 6। तो 9 छक्का 54 जगह। तो 54 प्लेस ऐसे रहे होंगे जहाँ पे 54 जगह ऐसे रहे होंगे जहाँ पे सिर्फ एक कलर लगा हुआ, ठीक है। कर पंचभुज के क्या बताना, पंचभुज के अंतःकोणों का योग बताइए। अंतःकोणों के योग का फार्मूला क्या होता है भैया, 180 n-2। कितने पंचभुज बताने, 5। तो n की जगह क्या रख लेते हैं, 5 - 2। तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। और 18 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 54। तो कहीं ना कहीं 500 कितना निकल कर आया, 6। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा, 540 होगा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, 180 n-2। अंतःकोण के योग का फार्मूला क्या होता है, 180 n-2 होता है भाई, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है, हमें ये बता। और एक चीज देखिएगा, 99 का अगर हम फैक्टर करें भाई, ठीक है, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं किसमें, 11 × 9 में कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई संख्या 9 से भी कट जाए
और 11 से भी कट जाए तो वो संख्या जाहिर सी बात है 99 से कट जाएगी। आते हैं देखते हैं कहाँ पे कट हो सकता है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो पहले देखते हैं 9 से कटता है कि नहीं। 5 4 9 कट जाएगा, 4 3 7 दोनों 9 से कट ही जाएगा। 11 को देखते हैं। 11 से कटने के लिए क्या करते हैं, सम स्थान पे सम प्लेस पे जितने भी संख्याएं आएंगी उनका योग करेंगे, विषम प्लेस पे जितनी भी संख्याएं आएंगी उनका योग करेंगे। फिर इन दोनों का जो अंतर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, या तो 0 या तो फिर 11 का क्या मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्याएं हैं भैया, 1 1 43 45। ठीक है, 43 और 45 इसको ले लेते हैं गैप पे। ठीक है, तो इनका सम करेंगे। 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आया 9। इनका कर लेते हैं, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और 4 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 9, और इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 9 से भी कट रहा है और 11 से भी ये संख्या कट रही है। तो ऑप्शन सी ही हमारा क्या होगा, सही होगा। जो 11 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है तो जाहिर सी बात है 99 से भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सी हमारा क्या होगा भाई, सही होगा। और किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला देखिएगा। कह रहे पाई क्या है, पाई भाई जानते होंगे आप लोग, पाई क्या होती है हमारी, एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्यों, देखिए पाई की वैल्यू देखा जाए तो कितना होता है, पाई की वैल्यू हो जाती है 3.14159, ऐसे डॉट डॉट बढ़ती चली जाती है। और ये कैसा परिमेय, ये हमारा कैसा दशमलव है, अशांत दशमलव है। ये हमारा दशमलव कैसा है भैया, अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अशांत दशमलव को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न लिखे वो क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो कहीं ना कहीं पाई भी क्या है हमारा अपरिमेय संख्या भाई। ठीक है, अगला देखिएगा। कह रहे खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी माप क्या है हमें ये बताना। एक खंबे का 4/7 भाग कहाँ पे धंसा है, कीचड़ में। भिन्न में है तो पहले भिन्न को हटाने के लिए क्या कर लेते हैं, या ऐसा भी कर लेते हैं 4/7 1/3। ठीक है, जो हर में उनको हम क्या कर लेते हैं, लसा ले लेते हैं, जिससे को पता चल जाएगा कि टोटल छड़ की खंबा रहा कितना होगा। 3 और 7 का एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा 21। तो कहीं ना कहीं मान लेते हैं टोटल 21 मीटर का क्या रहा होगा हमारा खंबा रहा होगा। ठीक है, कह रहे एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में, 21 का 4/7 करेंगे तो कितना होगा भैया, 21 का अगर हम 4/7 कर लें तो 7 तरीके की 4 12। तो देखा जाए 21 मीटर का खंबा था जिसमें से 12 मीटर क्या है कीचड़ में ही धंसा हुआ है। फिर कह रहा है धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है। धंसा है 12 भाग, उसका भी हम 1/3 क्या कर लेते हैं भैया, ये 12 मीटर क्या है कीचड़ में है, ये 12 मीटर क्या था कीचड़ में था। जैसे मान लीजिएगा पूरा खंबा 12 मीटर क्या है कीचड़ में, तो 12 मीटर में से हम थोड़ा सा उसको 1/3 पार्ट क्या कर लेते हैं ऊपर कर लेते। तो देखा जाए तो कितना भाग ऊपर हो जाएगा, 12 का 1/3 करेंगे तो 4 मीटर क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा। कितना मीटर ऊपर आ जाएगा, 4 मीटर क्या आ चुका होगा ऊपर। तो अभी भी देखा जाए तो कितना मीटर कीचड़ में है, 8 मीटर अभी भी क्या है कीचड़ में है। ठीक है, तो कह रहा है बाहर खींचा जा रहा है, तो पाया गया कि 8 मीटर खंबा अभी भी क्या है कीचड़ में। अभी भी कितना है हमारे अनुसार कितना है 8 यूनिट, और 8 यूनिट बराबर किसके शो कर रहे हैं 8 के भैया। हमारे अनुसार भी देखा जाए तो कीचड़ कितना था, हमारे अनुसार भी देखा जाए तो कीचड़ कितना था 8 मीटर ही नीचे था। और क्वेश्चन भी दिया गया कितना 8 मीटर। तो कहीं ना कहीं ये इसका कितना गुना है, 1 गुना है। हमसे पूछा क्या खंबे का पूरी माप कितना, तो 21 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 21 मीटर। तो खंबे की देखा जाए तो हाइट भी कितना रहा होगा 21 मीटर रहा होगा। खंबे की हाइट अभी भी कितना निकल कर आई 21 मीटर ही निकल गई। 8 बराबर 8 के, तो कहीं ना कहीं 8 बराबर 8 के जब 8 में 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, तो वैसे हमने 21 से 1 से गुणा किया तो कितना आया 21 मीटर। अभी भी खंबे की हाइट, खंबे की पूरी हाइट कितनी रही होगी 21 मीटर ही रही होगी भाई। ठीक है, अगला देखिएगा। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है हमें ये बताना है। ठीक है, देखिएगा ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं 15 दिन में करते हैं। सी और ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं 20 दिन में करते हैं। पहले टोटल काम कर ले, पता कर ले। तो टोटल काम कितना निकल कर रहा है 60। एलसीएम कितना निकल कर रहा है 60। ए और बी
60 दिन 12, ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं, ठीक है। 60 काम को 12 दिन में करेंगे तो इफिशियंसी कितनी निकल कर आएगी? 5। बी और सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 4। और सी और ए की इफिशियंसी कितनी निकल कर आएगी? 3। 20 दिन में 60 काम कर रहे हैं तो पर डे कितने ए सी और ए मिलकर कर रहे होंगे? 3। तो इफिशियंसी भी 3 निकल कर आएगी, ठीक है। कह रहा है ए अकेले उसी काम को, तो पहले देख लेते हैं तीनों की इफिशियंसी देख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है भैया। 2a 2b 2c सब में आएगा, तो 2 हमने क्या कर लिया? कॉमन कर लिया, ठीक है। 5 4 9 3 12 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ कट रहे हैं, काट ही दो भैया, यहाँ से 2 से हम काट ही लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना निकल कर आया? 6। इन तीनों की इफिशियंसी कितनी निकल कर आ गई? 6 निकल कर आ गई, ठीक है भाई। हमें पूछा क्या था? किसकी? ए की। तो कहीं ना कहीं बी और सी की इफिशियंसी कितनी है? 4। तो बी और सी का मान कितना हो जाएगा? 4। और ये हो जाएगा ए प्लस 4 बराबर किसके? 6 के। तो ए बराबर कितना निकल गया? 6 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा भैया? 2 आएगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ चुकी है? 2। 60 काम करने पर डे 2 काम करोगे तो कितना समय लग जाएगा भैया? 30 दिन। तो ए कितने दिन में टोटल काम खत्म करेगा? 30 दिन में। ए कितने दिन में काम खत्म करेगा? 30 दिन में भाई, ठीक है। समझ गए होंगे ए कितने दिन में काम खत्म करेगा? 30 दिन में, ठीक है। अगला करिएगा। खैर 14 बटा 33, 42 बटा 55 और 21 बटा 22 का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक भिन्नों का महत्तम समापवर्तक करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाले का क्या कर लेते हैं? मौसक। अंश का हम क्या कर लेते हैं भैया? लिख देते हैं यहाँ पे। अंश का क्या करेंगे? मौसक करेंगे। और हर का क्या कर लेते हैं? लसक करते हैं। यही होता है ना, करो आप भैया। मौसक का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या है जो तीनों में क्या हो? कॉमन हो, या फिर तीनों से ऐसी संख्या है जो तीनों में सबसे, हमें पता करना है कि इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या जो क्या हो? कॉमन हो, ठीक है। 7 दूना के 14, 7 6 के 42, 7 3 के 21। देखा जाए तो मौसा निकल कर क्या आ जाएगा? 7। 7 क्या इन तीनों में कॉमन है भैया? 7 हो जाएगा। लो सब पता कर लो, ठीक है। ऐसे भी देखा जाए तो ऑप्शन सी ही दिख रहा है। देखिएगा 14, 42 और 21 को अब देखिएगा। मासा ऐसे नहीं समझ पाएंगे तो आप ऐसे भी कर लो भैया, करके दिखा देते हैं। देखिएगा कैसे, फैक्टर रूल से भी कर सकते हो। 14, 42 और क्या दिया था? 21। इसको आप लिख सकते हो 2 गुणे 7। 42 को क्या लिखते हो? 6 गुणे 7। और 6 को भी आप लिख सकते थे, इसको लिख सकते हो 3 गुणे 7। ऐसी संख्या हमें पता करनी है जो करनी होती है जो तीनों में क्या हो? कॉमन। तो 7 ही वो संख्या है ना जो तीनों में क्या है? कॉमन है। तो मौसा कितना निकल कर आया? 7। मौसा कितना निकल कर आया भैया? 7। तो अंश का क्या आया? मौसा 7 निकल कर आया। तो जाहिर सी बात है लौसा क्या होगा? 330 ही रहा होगा। क्यों? सब में 330 था। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही है भाई। अगला सवाल करिए, अगला सवाल करिएगा भाई। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। देखिएगा सवाल को समझिएगा। अगर हम पूछ दे भाई आपसे कि 4 का वर्गमूल बताइए, हम पूछ दें आपसे कि 4 का वर्गमूल, तो आप बताओगे सर 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। फिर आप पूछ दें कि 2 का वर्ग कितना होता है, तो आप बताओगे 2 का वर्ग कितना होता है भैया? 4 होता है, ठीक है। पूछ दें हम आपसे कि 4 का वर्गमूल, तो 2 आप बताओगे, और 2 का वर्ग हम पूछ दें आपसे तो क्या बताओगे? 4 बताओगे। ऐसे इस सवाल को देखिएगा, करेंगे कैसे समझिएगा। इस संख्या का जो भी वर्गमूल रहा होगा, अगर उसका वर्ग करेंगे तो ये संख्या आनी चाहिए। इस संख्या का जो भी वर्गमूल रहा होगा इन ऑप्शन में से, अगर यदि इन ऑप्शन का वर्ग करे तो ये संख्या आनी चाहिए। तो ऑप्शन ए से शुरू करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? वर्ग का फार्मूला आप जानते होंगे ना, a + b के वर्ग का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है भैया a² + b² प्लस क्या? 2ab होता है। ये हमारा फार्मूला निकल कर है। करते हैं सॉल्व। √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 2। √5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 5 प्लस 2ab। 2 a का मान कितना है? √2 और b का मान कितना है? √5 है। सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 5 और 2 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 गुना के 10, तो ये हो जाएगा 2√10, ठीक है। 7 + 2√10 निकल कर आया, और है भी कितना? 7 + 2√10 है। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या भैया? सही होगा। समझिए, और इस संख्या का अगर वर्गमूल होगा तो ये आया होगा, और इस संख्या का हमने वर्ग किया तो ये संख्या भी आनी चाहिए। तो वैसे जैसे 4 का वर्गमूल 2, तो 2 का वर्ग भी तो आया 4। तो ऑप्शन से हमने कर दिया भाई, ठीक है। अगला देखिएगा, कह रहा है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उपनिष्ठ है।
दोनों की साइडों में एक साइड क्या है, कॉमन है। यदि त्रिभुज का एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, एक वर्ग। ठीक है, कह रहा है एक वर्ग है भाई, वर्ग में क्या होती है, चारों साइडें क्या होती है, बराबर होती है। और कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, एक क्या हमारे पास है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ऐसा हम समबाहु त्रिभुज, और दोनों में एक साइड क्या थी, कॉमन है, तो मान लेते ये साइड क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो कह रहा है एक साइड कितना दिया गया, 4/3। अगर ये 4/3 का है भाई तो ये भी 4/3 रहा होगा, ऐसे ये भी 4/3 रहा होगा, ऐसे इस वाली साइड भी 4/3 रही होगी, ये वाली साइड भी 4/3 रही होगी, और ये साइड हमारे पास क्या रही होगी, 4/3 रही होगी। तो आपसे पूछा क्या, परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है, सारे साइडों का क्या सम कर देते हैं। साइड कितने हैं, 1 2 3 ये हो जाएंगे। ठीक, ये वाली साइड तो कॉमन है, ये तो काउंट होगी नहीं भाई, ये वाली साइड तो दोनों में कॉमन है, काउंट होगी नहीं। साइड का मतलब बाहरी बाहरी किनारों का माप, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से चलते हैं, तो ये जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, तो कहीं ना कहीं कितना बार ऐड करना है, 4/3 को कितना बार ऐड करना है भैया, 4/3 को 5 बार ऐड करना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 चौका 20/3, और 20/3 को हम क्या लिख देंगे, और 20 बटा को 3 छक्का 18, 2 रिमाइंडर, और ये हो जाएगा 3, तो 6 सही 2/3, और 6 सही 2/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, अगला सवाल नहीं है भाई। ठीक है, सवाल यही तक ठीक, मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।